अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। हम देखेंगे कि प्रोग्राम के नाज़रीन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। बड़ी ईद के बाद मुल्की सियासत और माशी हालात कैसे होंगे? बजट आ चुका है, क्या ये आसानी से पास हो जाएगा? वफाकी हुकूमत समेत चारों सूबाई हुकूमतों के पहले 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर रही? क्या मुल्की सियासत में ईद के बाद इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी? मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे कप्तान से मुकाबला करना या फिर वेंटिलेटर पर लगी मईशत को संभालना? अदालतों से 2 मुकदमात में जमानतें और एक में बरियत के बाद क्या मेरे कप्तान जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के नामवर तजियाकार और सहाफ़ी फ़हद हुसैन साहब, नसीम जहरा साहिबा, अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा और अब्सा कोमल साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहला सवाल फ़हद हुसैन साहब आपसे मैं करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत समेत चारों सूबाई हुकूमतों ने अब अपने 100 दिन पहले 100 दिन जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। कारकर्दगी के लिहाज से फ़हद साहब आप किस तरह ग्रेडिंग करेंगे इन तमाम हुकूमतों की? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है तो अगर हम उसमें मवाजना करें जो वफाकी हुकूमत है और फिर चारों सूबाई हुकूमतें हैं, तो इतनी कम अरसे में बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट कार्ड बनाना तो ज़रा शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो हुकूमत पंजाब है उसकी कम अज़ कम फुर्तियाँ तो नज़र आ रही हैं। यानी ये तो देखने में आ रहा है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा काम करती नज़र आ रही हैं। अब उसमें से एक्चुअली ठोस क्या निकल रहा है वो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑप्टिक्स के हवाले से कम अज़ कम ये लग रहा है कि शी इज़ ऑन द मूव। जो सिंध की गवर्नमेंट है वो एक रिवायती तरीके से मुराद अली शाह साहब जो हैं वो बड़े अरसे से चला रहे हैं, तो उसमें तो एक सर्टन मोमेंटम है, एक रिदम है, उस तरीके से चल रही है। बलूचिस्तान का हमेशा लो प्रोफाइल रहता है, कहना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे मामलात कैसे हैं। KPF जो है जाहिर बात है क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में शोर ज़्यादा है, काम क्या हो रहा है वो कहना मुश्किल है। और आमतौर पे गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो कभी भी नहीं रहा, तो इसलिए मेरे ख्याल में KP के हालात तो लगते हैं थोड़े नाजुक ही हैं। बाकी रहेगी फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि पैसा उन्होंने कमाना है, जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने पैसा खर्च करना होता है, तो इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं। और मेरे ख्याल में कम से कम कोशिश तो पूरी हो रही है इन्वेस्टमेंट लाने की, इस्लाहात करने की, प्राइवेटाइज करने की। अब मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले, देखते हैं अब बजट के बाद हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। अब मैं भट्टी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं मेरे महबूब कायद की हुकूमत किस तरह रही? मरियम नवाज साहिबा, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह साहब और ज़ाहिर बात है शहबाज स्पीड कैसी रखी आपको? किस तरह मुआवजा करेंगे इन 100 दिनों? देखिए, जहाँ तक वफाक की बात है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब की अगर 100 दिनों को छोड़ें, इनको 16 महीने जो मिले थे PDM 1 में, वो इस मुल्क की बदतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत थी। और इन 100 दिनों में अगर आपने कारकर्दगी देखनी है तो क्या महंगाई पर आज अवाम मुतमिन है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, गुर्बत कम हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारी बड़कें हैं, नारे हैं, वादे हैं, दावे हैं और मंशूरों का कब्रिस्तान है ये मुल्क। ये जो इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं और जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई कर सकेंगे, कोई पॉजिटिव रिस्पांस या पॉजिटिव कारकर्दगी आएगी। ये सारी बातें ही बातें, हवाई फायरिंग है। अब मसाइल इनसे बड़े हो गए हैं। और दूसरी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मसाइल की वजह वो हैं जिनकी वजह से हम जिनको सोच रहे हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। ये दूसरी मरतबा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुकूमत में है, यानी भुट्टो और ज़िया साहब, और 3 और 4 मरतबा ये हुकूमतें कर चुके हैं। और 1988 के बाद जब से ये आए हैं, पाकिस्तान का सवा सत्यानाश हो गया। मर्द हज़रात से के बाद अब ज़रा कुछ ख़वातीन की बारी भी आए। मेरे ख्याल में गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, आप किस तरह देख रही हैं? मतलब 100 दिन अभी गुजरे, आई नो टाइम तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको एवेल्यूएट करना हो, किस तरह देख रही हैं आप परफॉर्मेंस इन तमाम हुकूमतों? एक तो मंसूर खान साहब, आपको और आपके तमाम देखने वालों को, हम न्यूज़ के देखने वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे ज़्यादा नंबर्स मैं जिसको दूंगी वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, और ये नंबर्स सबसे ज़्यादा मैं उनको दूंगी सियासी बड़के मारने में,
सियासी हंगामा क्रिएट करने में, शोर शराबा करने में, कारकर्दगी में नहीं, सुल्तान राही वाले स्टाइल में हुकूमत करने के फ़िलहाल। आई थिंक पंजाब एंड सिंध दे आर एट एन इक्वल लेवल। दोनों एक ही तरह का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जो सोशल मीडिया कंजम्पशन है, जो एक इमेज बिल्डिंग है, वो पंजाब हुकूमत की ज़्यादा है, मरीम नवाज़ की ज़्यादा है। उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर वंस अगैन इज़ लैकिंग बिहाइंड, विच इज़ वन ऑफ the lackings of Pakistan People's Party. This is one of those areas जहाँ पे People's Party, this has been their weakness since years and years, and they haven't improved on it. सिर्फ बिलावल की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमें कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी, बट काम अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इन सिंध एंड मरीम नवाज़ इन पंजाब, PMLN इन पंजाब, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। और ख़ास तौर पे अभी वेरी रिसेंटली, एक तो मरीम नवाज़ बीइंग द फीमेल लीड ऑफ पंजाब एंड द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एक तो जो वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रही हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट कमेंड हर। लेकिन अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक काम किया है प्लास्टिक बैग की बंदिश का, so that is really appreciable. That is something which deserves a thumbs up on behalf for Punjab government. अफसा कोमल साहिबा, आपकी क्या राय है इन 100 दिनों के हवाले से? गरीदा की गुफ्तगू तो हमने सुनी, सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस किस तरह रेट करेंगी अब तक आप? देखिए, सिर्फ जब 100 दिन के बेसिस के ऊपर हम कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे होते हैं, वो कुछ हद तक कबल अज़ वक्त होता है, क्योंकि एक तो ये एक्सपेक्ट करना कि 100 दिन के अंदर एक नई हुकूमत आकर कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ कर लेगी, तो मैं समझती हूँ कि ये इतनी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। लेकिन साथ ही ये एक दौर होता है हुकूमत की तरफ से वादे और दावे करने का। तो वफाक की हुकूमत में हमने देखा कि इसी तरह के वादे और दावे, इनकी बेसिस के ऊपर मामलात चलाए गए। फ़ौरन दौरों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा एक फ़ोकस था। लेकिन सूबाई हुकूमतों का अगर हम जायज़ा लें तो बिलखुसूस पंजाब बहुत ज़्यादा ख़बरों की जद में रहा, क्योंकि एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करते हैं साबिक CM बुज़दार साहब और मौजूदा CM के दरमियान। सो इस एतबार से, PR के एतबार से या ऑप्टिक्स के एतबार से मरीम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। उस पर दो तरह की राय है। जिस किस्म के पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर उनकी तस्वीरें सामने आना, या फिर ऐसे इक़दाम जिस हवाले से तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि ये तो मिनिस्टर्स का या उनके नीचे के लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके काम है, यहाँ पर CM साहिबा क्या कर रही हैं, जैसा कि प्राइस कंट्रोल के एतबार से जब वो मुतहरिक नज़र आई। तो लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि क्योंकि बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी इस एतबार से वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आते थे, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस फ्रंट के ऊपर अपने आप को दिखाकर अवाम के दरमियान मौजूद रहकर एक बेहतर मिसाल कायम की है। तो इस हवाले से तो दो राय है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत इंतहाई तनकीद की जद में है इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं। वो मुतनाज़ कानून साजी जो उनकी तरफ से की गई, हद तक इज़्ज़त कानून की, और फिर उनकी सूबाई हुकूमत की तरफ से उसका मुकम्मल दिफा जो किया गया। सो ये एक सिलसिला हमने सूबे की हद तक पंजाब में देखा। अतर काज़मी साहब से अब ज़रा सवाल करना चाहूँगा। अतर साहब, 100 दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब खान साहब के 100 दिन हुए थे तो उस वक्त मीडिया ने जो है बड़ा क्रिटिकली उसको देखा था। और मुझे ये भी याद है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने उस वक्त कहा था कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें आप, अगर आपको याद हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त रिपोर्टिंग आपके ख्याल में मुस्बत करने की ज़रूरत है या तनकीदी होनी चाहिए या तामीराती होनी चाहिए? किस तरह एवेल्यूएट करेंगे आप इन 100 दिनों को? देखिए, 100 दिन कोई इतना लंबा पीरियड नहीं है कि जहाँ पे आप इस तरीके से कोई जजमेंट दे सकें कि जनाब ये हुकूमत बेहतर है या वो हुकूमत बेहतर है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप देखें तो वो वाज़े तौर पे सामने नज़र आती हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की हुकूमत है वो क्या कर रही है उसका तो हमें पता नहीं। उनके वज़ीर आला तो आजकल हमें नज़र नहीं आते इतने ज़्यादा, पर हम श्योर यकीनन वो कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे। इसी तरह सिंध की जो हुकूमत है वहाँ पर हमने ये देखा कि ईद से पहले बिलावल साहब ने बाकायदा एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे सामने वुज़रा साहिबान बैठे हुए थे। बिलावल साहब ने कहा कि वुज़रा टाइम पे आएँ, टाइम पे अपना काम करें, और एक तरह से उनको ड्रेसिंग डाउन दी, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा उनको झाड़ पिलाना, जिसे कहते हैं नरम लहजे में। तो वो भी आपको नज़र आ रहा है कि जी सिंध की हुकूमत भी कर रही है, बहुत सारे मनसूबों का वो जिक्र भी करते हैं। अगर आप फिर मुकाबला जो इस वक्त आवाम देखना चाहती है वो मुकाबला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसमें मेरी नज़र में जो पंजाब की हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुकाबले में
काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। अब इससे कोई इख्तलाफ करे या इससे कोई इतफाक़ करे वो एक अलग बहस है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब रोज़ कोई नई धमकी देते हैं, रोज़ कोई नई डेडलाइन देते हैं। लेकिन ये मैं आपको ईद का मौका है, इस मौके पे ख़बर भी देता जाऊँ कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर इवन जो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हदायत दी कि आपने ये करना है, तो वो करने में भी नाकाम रहे। मुझे ये लगता है कि तमाम वज़राए आला में से जो मरियम बीबी हैं वो उनके जो इक़दामात हैं वो मुझे थोड़े से लगता है इस तरह है कि ऑन पेपर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो उनको दूसरे वज़राए आला से थोड़ा सा मुख्तलिफ साबित करती हैं। तो मैं कहूँगा कि मरियम बीबी को मैं जो है वोट दूँगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नसीम ज़हरा साहबा, आपने बहुत एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह, मतलब आपने बहुत सी हुकूमतों को एवेल्यूएट किया है, आपकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की एक पूरी हिस्ट्री है। आप किस तरह देख रही हैं एक शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा पहली दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं पंजाब की, अब तक किस तरह एवेल्यूएट करेंगी इन 100 दिनों को आप? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो इसी पर फोकस्ड है कि किसी ना किसी तरीके से बजट जो है उसको मैनेज कर लें, किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए। तो उनका तो काम यही है और वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट बहुत है उनका, इज नो डाउट अबाउट इट। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, पंजाब बहुत एफर्ट कर रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, लेड बाय द सीएम। उसका रिजल्ट्स क्या आएंगे वो वक्त बताएगा। एज सच फौरी तौर पे आपको कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेहनत बड़ी नज़र आ रही है। पीटीआई जो है इनकेपी के, वो कुछ उनका टाइम ठीक ठाक टाइम झगड़ों में गुजरता है विद द गवर्नर, कुछ गुजरता है नेगोशिएशंस और टफ टॉक विद द सेंटर। और उसके अलावा बलूचिस्तान के बारे में और सिंध के बारे में भी यही आप कह सकते हैं। सिंध कोशिश कर रहा है अभी, क्योंकि सियासत इतनी हावी है हर चीज़ पे, एफर्ट्स हर प्रोविंस कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स कोई भी सामने क्लियरली नहीं आ रहे। अब ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं और मैं सबसे पहले इस मरतबा इरशाद भट्टी साहब को तकलीफ दूंगा। भट्टी साहब, ये फॉर्म 45-47 की कहानियाँ जो हैं, ये तो हम ज़ाहिर बात है 8 फरवरी के इलेक्शन से ही हम सुन रहे हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद के 3 हलके जो हैं वो खुल चुके हैं। और अगर मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम इफ्स एंड बट्स की बात करें, 40-50 हलके अगर खुल गए तो, और ट्रिब्यूनल्स ने वाकई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने वाकई मेरिट के ऊपर अपना अगर काम शुरू कर दिया, हुकूमत क्या आपको नज़र आती है कि ये अपने 5 साल जो है वो पूरे कर पाएगी? अगर आप मरियम नवाज़ साहबा का हल्का खोल लें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल सही फैसला कर दे, अगर आप नवाज शरीफ साहब का हल्का खोल लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल सही फैसला कर दे, और अगर बाकी 40-50 तो बहुत दूर हैं, 25-30 ही खोल दें, तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो ये फार्म 45, फार्म 47 की गूंज बड़ी देर तक सुनाई देगी। गरीदा फारूकी साहब, आपसे अब यही सवाल कि इस फॉर्म 45 और 47 के सायों के अंदर आपके ख्याल में अगर ये हल्के शल्के इसी तरह खुलते रहे तो हुकूमत क्या नज़र आ रही है आपको अपना टेन्योर पूरा करते हुए? अच्छा, ये जो आपका सवाल है, ये आर यू एज्यूमिंग या प्रिज्यूम कर रहे हैं आप कि अगर सारे हलके खुल जाएं, 40-50 मज़ीद हलके खुल जाएं, तो सारे के सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। आई थिंक ये हुकूमत अपनी मुद्दत में हमेशा कह चुकी हूँ, मंसूर अली खान साहब आपके प्रोग्राम में भी बारहा कह चुकी हूँ, अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस हुकूमत की टर्म एंड टेन्योर को ख़तरा कोई नहीं है। एंड परहैप्स शहबाज शरीफ माइट create a history that he might become a prime minister who for the first time in the history of Pakistan would be completing his first elected tenure, his or her, among all the prime ministers who would be completing his or her tenure. So I think this can be another feather in his cap. अतर काज़मी साहब, अगली बारी आपकी, आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो इस मुल्क में कभी किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल तो पूरे नहीं किए हैं। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जिस तरह ये ट्रिब्यूनल्स खुलते जा रहे हैं, इस्लामाबाद के 3 हलके भी खुल गए, तो शहबाज शरीफ साहब की ये गवर्नमेंट आपको 5 साल मुद्दत पहली दफ़ा क्या पूरी करती हुई नज़र आ रही है? जी, ये 5 दिन ये हुकूमत नहीं चल सकती है। जब भी ये हल्के खुलेंगे बहुत कुछ सामने आएगा। यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ियों ने
बहुत कुछ शेयर किया। फिर हमने देखा इस्लामाबाद के जो हल्के हैं उनके हवाले से भी आपने देखा। तो मेरे ख्याल में ये जो फॉर्म 45 वाली बहस है ये इतनी जल्दी एक तो डाई डाउन नहीं होगी, और जब भी फॉर्म 45 खुलेंगे हल्कों के तो ये हुकूमत फिर चल नहीं सकेगी, इसलिए कि यहाँ पे तो अब आपको पता है कि लोग बयाने हल्फी दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के हम यहाँ से भी जीते हुए, वहाँ से भी जीते हुए, दूसरी जानिब बहुत सारी ऐसी जमातों के लोग जो नून लीग की मुखालफत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इलेक्शन लड़ा, वो लोग भी ये गवाही दे रहे हैं कि जनाब ये हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस दिन फॉर्म 45 खुलेगा ये हुकूमत 5 साल तो छोड़ के 5 दिन भी मैंने ज़्यादा टाइम दे दिए, 5 मिनट भी ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जब भी हल्के खुलेंगे इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। अगला सवाल जी, अतर काज़मी साहब आपसे मैं अगला सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी जारी बात है बजट भी गुजरा है और IMF के साथ एक और डील की बातें, पहले एक जो है वो प्रोग्राम तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन साथ ही साथ अडयाला जेल के अंदर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मौजूद है। आपकी नज़र में दोनों में से शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज कौन सा है, इस मुल्क की मईशत या अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान साहब? देखें, इस वक्त बड़ा जो ख़तरा है वो मईशत को शहबाज हुकूमत से है। आपने देखा कि 16 माह के दौरान जो इन्होंने मईशत के साथ किया, तो इस वक्त तो मईशत ख़तरे में है और उसको सबसे बड़ा ख़तरा शहबाज हुकूमत से है। बाकी शहबाज हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को उनका एक ही ख़तरा है और वो हैं इमरान खान साहब। आप देख लें कि वो जेल में बंद हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, उनकी तस्वीर कोई बाहर नहीं आती, उनकी कोई वीडियोस बाहर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद किसी किस्म का कोई सियासी अल्टरनेट जो जिसे कहते हैं बयानिया या नैरेटिव वो देने में नाकाम रहे। तो ख़तरा तो इस सिस्टम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा एक ही है और वो इमरान खान साहब की ज़ात है। बहुत शुक्रिया अतर साहब। मैं फ़हाद हुसैन साहब अब आपसे सवाल करना चाहूँगा। यही मेरा सवाल होगा कि शहबाज शरीफ साहब, आपने बल्कि उनके साथ कैबिनेट के अंदर आपने काम भी किया, मईशत के ऊपर बहुत कॉन्सनट्रेट कर रहे थे वो उस वक्त जब PDM की उस वक्त ये गवर्नमेंट थी। अब आप क्या समझते हैं ज़्यादा बड़ा चैलेंज कौन सा है? क्या वो मईशत का चैलेंज ज़्यादा बड़ा है या इमरान खान साहब का जेल में होना एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए वो इकॉनमी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल राइवल हैं। उनकी वजह से हुकूमत जो है वो कंसिस्टेंटली दबाव में है, लेकिन सिर्फ हुकूमत ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव में। और जो पिछले चंद दिनों में हमने देखा है जिस तरीके से इमरान खान साहब और उनकी जमात को अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल लगता यूँ है कि ये प्रेशर जो है इस्टेब्लिशमेंट पे और गवर्नमेंट पे बरकरार रहेगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी है, क्योंकि जो इमरान खान साहब का मामला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से वो इस खतरे से निपटेंगे, उसको काउंटर करेंगे या किसी भी तरीके से उसको जो है वो खतरे को कम करेंगे। एंड मुमकिन है कल को कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, एंड मुमकिन है कि इमरान खान साहब की तरफ से कुछ लचक हमें देखने को मिले और उसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलेगी। सब कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अब मैं इरशाद भट्टी साहब से यही सवाल करना चाहूँगा। भट्टी साहब, कप्तान जो है वो जेल के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लगता है ऐसे ही है कि इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के वो सामने मौजूद हैं। दूसरी जगह मईशत का मसला, लोग ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से, इवन तो महंगाई कम भी हुई है लेकिन फिर भी महंगाई तो मौजूद है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इस हुकूमत के लिए कौन सा है? मेरा ख्याल है मईशत को संभालना नंबर 1 है। इमरान खान नंबर 2 पे हैं और तीसरे नंबर पर एक और आप भूल गए, वो ये हैं कि इनका अपना ये अपने बोझ से गिरने वाली हुकूमत है। ये साख लेस हुकूमत है, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है और एतमाद लेस हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के जो इब्तदा है वही ठीक नहीं हुई। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, अगर वो जेल में ही रहते हैं और इनको कोई बड़ा मसला नहीं भी आता, तो फिर भी मईशत और ये खुद काफ़ी हैं अपने लिए। गरीदा फारूकी साहिबा, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन 2 बड़े प्रॉब्लम्स में से ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब पहले इस बात का क्रेडिट लेते रहे कि जनाब इस मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है और मईशत को जो है वो सीधी पटरी के ऊपर ला के हमने खड़ा कर दिया है। लेकिन उधर वहाँ पे इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलते रहे हैं और एक शक ये पैदा हो जाता है कि शायद खान साहब जो हैं बहुत जल्दी बाहर आ जाएँ।
तो अगर वो बाहर आ गए या जो कुछ भी होता है तो इस हुकूमत के लिए आपके ख्याल में इन दोनों बड़ी प्रॉब्लम्स में से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, मईशत या इमरान खान साहब? ऑफ कोर्स जी, मईशत को संभालना इमरान खान तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ख़त्म शुद्ध हो गए हैं। ही इज़ डन एंड डस्टेड, ही इज़ नो मोर। जब तक कि वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट ना कर लें, जब तक कि वो एक सही तौर पे सियासतदान ना बन जाएं। सियासतदान का यही काम होता है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को फॉलो करे, वो जमहूरी प्रोसेस को फॉलो करे, वो आइन और कानून को फॉलो करे, वो पार्लियामान के अंदर से अपने लिए जिद्दोजहद का रास्ता निकाले। लेकिन इमरान खान तो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना चाहते हैं। वो यही कहते हैं उनके मुताबिक कि आपने दूसरों को बिठा रखा है, दूसरों को हटा के उतार के मुझे बिठा लें या मुझे कंधों पे चढ़ा लें। तो ये इमरान खान साहब की फ़िलहाल कुल जिद्दोजहद है। तो इमरान खान साहब तो फ़िलहाल डन एंड डस्टेड हैं, ख़त्म शुद्ध हैं, जब तक कि वो अपने अंदर एक जमहूरी रवैया, एक आइनी कानूनी रवैया लेकर नहीं आते, एक पार्लिमानी रवैया लेकर नहीं आते, और वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी, पार्लियामान की सॉवरेंटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, और जब तक वो पार्लियामान के अंदर से जिद्दोजहद नहीं करते। तो शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, नॉट इमरान खान। नसीम ज़हरा साहबा, आपके सामने भी यही सवाल रखूँगा, शहबाज हुकूमत के लिए आपके ख्याल में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कौन है, इमरान खान साहब या इस मुल्क की मईशत? शहबाज शरीफ साहब के लिए मईशत को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें वो मुतहर्रिक आपको नजर आ रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या होता है वो बजट और उसके बाद के हालात बताएंगे, लेकिन दैट्स द बिग चैलेंज। लेकिन ये कहना कि इमरान खान चैलेंज नहीं है इस सेटअप के लिए, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। ये इस चैलेंज को भी किसी ना किसी तरीके से उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए चैलेंज है क्योंकि अगर हुकूमत कुछ कहे भी कि चलो बातचीत कर लेते हैं, इमरान खान साहब की इस वक्त एक अपनी अटल पोजीशन है कि हम करेंगे बात तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट से किन हालात में करेंगे, किस मूड में करेंगे, वो कोई अभी क्लियर नहीं है। बिकॉज वही इस्टेब्लिशमेंट जिससे वो बात करना चाह रहे हैं वो जाहिर है वो उसको तनकीद करते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अप्रोच है, वो पॉलिसी, और वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई और इलेक्शंस में जो हुआ उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो चैलेंज वो भी बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। बड़े आम सवालात, ईद के बाद क्या कुछ हो सकता है, खान साहब क्या रिहा होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल भी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। मुल्क के मायना सहाफ़ी, एंकर पर्सन्स आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अतर काज़मी साहब, आपसे ये सबसे पहले ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि बजट तो पेश हो गया, ईद से पहले जो है वो बजट पेश कर दिया गया। आसानी से आपकी नज़र में क्या ये मंजूर हो जाएगा, या फिर आपके ख्याल में, क्योंकि एक है तो कोलिशन गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया हुआ है, आपके ख्याल में इस सिलसिले में जो इत्तेहादियों के मुतालबात हैं वो भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए? देखिए, ये इत्तेहादी एक दो बातें करेंगे, थोड़े से अपने वोटर को, सपोर्टर को मुतहरिक करने के लिए कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं ये इस वक्त एक जमात है। मैं इसको इवन दो जमातें भी नहीं मानता। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दो जमातें हैं और इत्तेहादियों को किस तरह कायल किया जाएगा, ये इसलिए एक जमात हैं जो जिस शख्स का मैंने पहले जिक्र किया, इमरान खान अहमद न्याजी साहब, जब तक वो हैं ये दोनों जो है ना यक जहाँ दो कालब वाले जो है ना वो इनकी सिचुएशन है, क्योंकि इनके मफादात एक हैं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नून लीग कोई ऐसी हरकत करे कि जिससे हुकूमत को ख़तरा हो, या पीपल्स पार्टी कोई ऐसी हरकत करे जिससे हुकूमत को ख़तरा हो। ये दोनों का मफाद एक साथ मिल के चलने में है। और दीगर जो जमातें हैं जिसमें MQM शामिल है, MQM ने कितनी मुखालफत करनी है, किसके कहने पे करनी है, वो भी हमारे सामने है। तो मुझे ये लगता है कि ये बजट मंजूर हो जाएगा। ये मुश्तरका बजट है इन सब लोगों का। गरीदा फारूकी साहबा, सेम क्वेश्चन टू यू। हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं क्या इनके इत्तेहादियों की जानिब से? बजट आपने खुद कहा पेश हो गया है, आसानी से मंजूर भी हो जाएगा। इत्तेहादियों के कोई ख़ास मुतालबात नज़र तो नहीं आ रहे फ़िलहाल। इफ़ यू हैड पुट अप दिस क्वेश्चन इन द मैनर कि क्या सेशन में आसानी से हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज सेशन में हमें मज़ीद गर्मा गर्मी अभी देखने को मिलेगी बजट सेशन में। एंड दिस वुड नॉट बी एन ईजी पीजी वॉक, दिस वुड नॉट बी अ केक वॉक फॉर द गवर्नमेंट कि अपनी वो बजट मंजूर करवा लें। अपोजिशन का
अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा उनका जो एक हंगामा रकस होता है पार्लियामान के अंदर, वो देखने में ज़रूर मिलेगा मज़ीद हुकूमत को। इरशाद भट्टी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने, इनका जवाब तो आपने सुना, लेकिन आपकी क्या राय है? जाहिर बात है जब एक मखलूत हुकूमत बनती है तो उसके कई गिव्स एंड टेक्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जब बजट की सूरत हाल आती है तो सबसे ज़्यादा जो बार्गेनिंग होती है वो इस मौके के ऊपर होती है। तो इस बजट के मंजूरी के लिए हुकूमत को, जैसे कहते हैं ना, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश वो देना पड़ेगा, आराम से ये बजट जो है वो पास कर लिया जाएगा या नहीं? भूखे नंगों का क्या बजट है, गरीबों का क्या बजट है, मकरूज़ों का क्या बजट है, IMF जिस पूरे मुल्क को चला रहा उसका क्या बजट है, कशकोल वालों का क्या बजट है। और हमने तो, हमारे यहाँ तो रोज़ बजट आते हैं, हर चौथे दिन बजट आते हैं। ये बजट वहाँ होते हैं जहाँ सच बोला जाता है, आदाद व शुमार में झूठ नहीं बोला जाता। तो लिहाजा इस बजट पे ना रहिएगा, अब तो मुश्किल दिन हैं। और दुख की बात यह है कि ऊपर वाले कुर्बानी देने को तैयार नहीं, ऊपर वाले अपने ख़र्चे कम करने को तैयार नहीं, बड़े काम करने को तैयार नहीं। जैसे 200 खसारा ज़दा इदारे हैं, मुआशी इस्लाहत हैं, जुडिशल इस्लाहत हैं, और नीचे वाले पिसते जा रहे हैं। और वो बुनियान और धोती में इस वक्त खड़े हैं, अब बुनियान भी उतार लें। नसीम ज़हरा साहिबा, आपने अपनी एक्सपीरियंस की रोशनी में ज़रा इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाइए कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है ये हुकूमत। तो इस बजट की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी, माजी के अंदर जब PDM की भी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी फ़ंड्स के हवाले से जो है वो काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग करती रही उस वक्त की हुकूमत की। तो इस मरतबा भी आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा या आराम से ये बजट जो है वो पास हो जाएगा? बजट आसानी से तो नहीं होगा मंजूर, इन द सेंस के जो इत्तेहादी हैं वो भी तनकीद करेंगे और जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा तनकीद करेगी, लेकिन आखिर में पास हो जाएगा। सबको मालूम है कि कोई बजट बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा आसान बजट और अवाम दोस्त बजट इतना नहीं आने वाला, क्योंकि वी आर लॉक्ड इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पास हो जाएगा सब। अगला सवाल जी मेरा अब जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि ईद के बाद आप लोग किस तरह देख रहे हैं कि कैसा मंजरनामा होगा? इमरान खान साहब क्या ईद के बाद जल्द आपको जेल से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि वो आ जाएंगे या नहीं दे रहे? सबसे पहले नसीम ज़हरा साहब, आपकी बारी। ईद के बाद सियासत में और तपिश पैदा होगी और इसमें ज़ाहिर है जो कॉन्टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा PTI में और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में, लेकिन यकीनी तौर पे कुछ गुंजाइश भी नज़र आ रही है, कोई बातचीत भी हो जाए तो किसी तरीके से कोई इंगेजमेंट भी हो जाए। फहद हुसैन साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इस ईद के ऊपर हर जगह पे जहाँ पे फैमिलीज मिल रही हैं, बैठ रही हैं, वो एक ही सवाल हो रहा है बार बार हर जगह। मैं तो कम से कम जिन जगहों पे गया हूँ मुझसे हर कोई यही सवाल पूछता है कि जनाब आपके ख्याल में खान साहब जो है कब बाहर आएंगे? तो फहद साहब, आपकी क्या राय है, क्या होगा ईद के बाद और क्या लगता है खान साहब कब बाहर आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ईद के बाद मामला थोड़े से गर्म होंगे। हालांकि आमतौर पे गर्मियों में जो है वो सियासी एक्टिविटी थोड़ी सी ठंडी रहती है, सियासी दर्जा हरारत जो है वो कुछ ऊपर जाएगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो है मुझे जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। मुझे इस टाइम सूरत हाल है उसमें ये लग नहीं रहा कि इस तरह होगा। रिलीफ उनको जरूर मिल रहा है, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि उसके साथ साथ उनके ऊपर मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको मजीद मामलात में उलझाया जा रहा है। तो मुझे कम अज कम उनकी रिहाई जो है वो इन द नियर फ्यूचर तो नजर नहीं आ रही। इरशाद भट्टी साहब, आप तो जाके खान साहब से कई दफ़ा मिले भी हैं जाके कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जो अडियाला के अंदर हो रही थी। क्या देख रहे हैं, क्या होगा इस ईद के बाद? और खान साहब की मुश्किलात कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं? नज़र आएंगे दोबारा पब्लिक में या सड़कों पे दोबारा ईद के बाद? हमें जल्द कोई PTI के फॉलोअर्स के लिए क्या कोई खुशखबरी उनके लिए आएगी या नहीं आएगी? इस वक्त इस घड़ी ऐसा लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत तनाव बहुत ज़्यादा है, एक जंग सी की कैफियत है, और दूसरा अभी सुना जा रहा है, ख़बरें भी आ रही हैं कि इमरान खान को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, नए मुकदमात बनने पर गौर हो रहा है। तो लंबा टाइम लग रहा है।
लेकिन कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो ये एक अलहदा बात है। कोई ऐसी चीज़ दरमियान से निकल आए और अल्लाह करे ऐसी निकले, ये लड़ाई ख़त्म हो, ये बंद गली का सफ़र ख़त्म हो, ये नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जानता हूँ सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमने जारी बात है हुकूमत की भी बात की, हमने पीटीआई की भी बात की। अब जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं। हुकूमत को सपोर्ट किया उन्होंने, वोट किया उनको, लेकिन काबीना के अंदर शामिल नहीं हुए। क्या ये घाटे का सौदा है या यही अक्लमंदी है? फ़ाद हुसैन साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मूव जो है किस हद तक कारआमद रही है अभी तक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी डील स्ट्राइक की। उन्होंने तमाम तर जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं वो ले लिए हैं। सिंध गवर्नमेंट उनके पास मौजूद है, तो हर हवाले से जो है वो सियासी तौर पर जो है वो इक़्तिदार के मज़े भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इक़्तिदार के साथ जो एक भारी जिम्मेदारी आती है वो उससे भी कुछ हद तक कम अज़ कम विफाक के लेवल तक जो है वो थोड़ा दूर हैं। लेकिन यह ऐन मुमकिन है कि बजट के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का कुछ काबीना में, वफाकी काबीना में शामिल होने का जो मामला है वो कुछ गर्म हो। अभी तक कुछ हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जितनी मेरे लोगों से बात हुई है तो वही कहते हैं कि ये बिल्कुल एक ऑप्शन है जो ऑन द टेबल है। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक का हिस्सा बन जाए। लेकिन इस वक्त तक अगर पाकिस्तानी सियासत में कोई एक जमात है जो सबसे कंफर्टेबली बैठी हुई है इक़्तिदार और जिम्मेदारी को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जिन्होंने बैलेंस किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इरशाद भट्टी साहब, योर टर्न नेक्स्ट। एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन जरदारी साहब की जानिब से या बिलावल साहब की जानिब से जो भी ये फैसला किया गया हुकूमत में रहते हुए ना रहने का हुकूमत में रहते हुए ना रहने का, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी तक इसके डिविडेंड्स मिल रहे हैं, ठीक फैसला था या इसका आगे चल के नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी खोए मलाई की खा रही है, खोए वाली बर्फियाँ खा रही है, मज़े कर रही है। सदारत उनकी, 2 गवर्नर्स उनके, बलूचिस्तान की हुकूमत उनकी, सिंध की हुकूमत उनकी, और परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं। सारी जो तनकीद होगी वो मुस्लिम लीग नून पर होगी, और जो सारे ताने सहेगी वो मुस्लिम लीग नून सहेगी। तो पीपल्स पार्टी तो मज़े में है, किंग मेकर है, और अपने मुतालबात भी मनवाएगी। कोई बड़ा काम करना जाना हो या कोई बड़ा फ़ैसला करना हो या कोई आइनी तरमीम करनी हो तो पीपल्स पार्टी की मोहताज है ये हुकूमत। पीपल्स पार्टी की बैसाखियाँ हैं, तो जरदारी साहब किंग मेकर हैं। और सबसे बड़ी बात जरदारी साहब कि अपने ज़ात के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सदर बन गए और 5 साल के लिए हमारा आइन जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, कोई मुकदमा उनके खिलाफ करप्शन का नहीं चल सकेगा। तो पीपल्स पार्टी मज़े में है। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी बारी अगली। पीपल्स पार्टी का ये फैसला, इसको आप किस तरह देख रही हैं? People's Party is playing quite safe so far and playing quite politically clever, politically mature rather, I would say, smart and mature. मुतालबा, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की, पीपल्स पार्टी अपने तमाम के तमाम मुतालबात मंजूर करवा चुकी है। बाद में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई तो पीपल्स पार्टी चाहती हो या उनको वो ना मिली हो। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट वो चाहते थे, जो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, तो वो तो खैर अब वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ना वो बनना चाह रहे होंगे इस सेटअप के साथ। सो पीपल्स पार्टी किस बिसात पे खड़ी है? ऑन अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड, ऑन अ स्मार्ट ग्राउंड। दे आर holding their ground, they are standing on solid feet. This is all I can say. Plus फ़ायदा किया है पीपल्स पार्टी ने अपना विफाकी काबीना का हिस्सा ना बन के। अफसर कोमल साहिबा, अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का ये जो फैसला था कि हमने हुकूमत में जो है वो हुकूमत को सपोर्ट भी करना है लेकिन वजारतें नहीं लेनी, और बड़े बिज़िद हैं वो, इसके ऊपर बिल्कुल कायम हैं कि हम किसी की सूरत जो है इस तरफ नहीं जाएंगे। सही फैसला हुआ है? अभी तक इसके सियासी तौर पे फ़वाइद मिल रहे हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी?
पीपल्स पार्टी ने गुड कॉप बनने की जो कोशिश की वो हमें इतनी मौसर साबित होती हुई नज़र नहीं आई। जितना भी बोझ इस सियासी हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर है, उसके जो तासुर पीपल्स पार्टी के हवाले से है वो मुकम्मल इस निज़ाम की, इस इंतखाब के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की एक बेनिफिशरी के तौर पे पीपल्स पार्टी को देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़े आइनी ओहदे मुल्क के अंदर वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। और अब जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि कैबिनेट की अगर कैबिनेट को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी लाया जाता है, तो फिर वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो किसी भी तरह से इजहार लाताल्लुकी या एक फ़ासला इख्तियार कर सकें। बयानात की हद तक जो सियासत पीपल्स पार्टी करने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने बहुत वोकली मुखालफत की है पंजाब के अंदर हद तक इज़्ज़त कानून की, लेकिन उनके हवाले से जो तज्ज़िया पेश किया गया उसमें पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन को एक असूली पोजीशन के तौर पे नहीं देखा गया, क्योंकि उनके गवर्नर ने उस बिल के हवाले से अपना एहतजाज कुछ बयानात की हद तक तो रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस बिल को एतराज़ लगाकर वापस नहीं भेजा। तो और असेंबली के अंदर भी एब्सटेन किया पीपल्स पार्टी के अरकान ने, लेकिन एक बाकायदा एहतजाज जैसा पीटीआई की अपोजिशन ने किया वो करते हुए नज़र नहीं आए। तो एक कमज़ोर पोजीशन में है पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पे उनको बेनिफिशरी के तौर पे देखा जाता है। वो जितना भी फासला इख्तियार करने की कोशिश करें वो कर नहीं पा रहे। तो अब जब पीपल्स पार्टी ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इससे फासला नहीं इख्तियार करेंगे, इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, तो अगर कैबिनेट में शामिल हो जाती है तो बराबर की तनकीद जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी होगी। जो एक कोशिश की गई कुछ फासला इख्तियार करने की, वो फिर मुकम्मल तौर पे नाकाम होती हुई नज़र आएगी। और सबसे आखिर में अब अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम आ गए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को कि पीपल्स पार्टी ने ये जो भी मूव की थी, अब पीटीआई के साथ नहीं हो सका, वो कहते हैं कि जी शुरू में हमने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो सकी बात, तो अब तक नून लीग के साथ ये जो सफ़र रहा है लेकिन बगैर काबीना में शामिल हुए, फ़ायदे हुए हैं पीपल्स पार्टी को तीर को या नुकसान हुआ इसका? देखिए, इस वक्त तो शहबाज हुकूमत बिलावल साहब के कांधों पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही जमात है। मैंने आपको कहा कि वो कोई ज़माना होता था कि कोई भुट्टो के जानशीन होते थे सियासी, कोई ज़ियाउल हक के सियासी वारिस होते थे। अब ज़ियाउल हक के सियासी वारिस और भुट्टो के सियासी जानशीन अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती होगी कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को अलग अलग पैराए में देखें। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें कहीं पे आपको पीपल्स पार्टी की कोई अलग आवाज़ नज़र आई? क्या आपको बिलावल साहब का कोई ऐसा बयान नज़र आया कि इस मुल्क में तकरीबन 4 महीने से ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, तो वो प्रोग्रेसिव आवाज़ किधर है बिलावल की? इस मुल्क के अंदर जो ख्वातीन प्रिजनर्स के साथ हो रहा है, ईद भी उन्होंने जेल में गुजारी है, क्या उसके ऊपर बिलावल की आपको कोई आवाज़ नज़र आई, कोई आवाज़ सुनाई दी? तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एक अपने जिसे कहते हैं ज़वाल से गुजर रही है। जो उसका एक सियासी नज़रिया था, जिसकी वजह से वो मशहूर थी, जिसकी वजह से उसका वोटर सपोर्टर उसको पसंद करता था, वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो पीपल्स पार्टी मुझे उधर ही नज़र आ रही है जिधर वो इस वक्त खड़ी है। और वो खड़ी कहाँ पे है? वो एक ही जगह पे खड़ी है, एक सर्कल के अंदर, जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, दीगर उनके इत्तेहादी भी हैं, ताकतवर लोग भी हैं। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ पार्टी इंजॉय कर रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, फ़ाद हुसैन साहब, इरशाद भट्टी साहब, गरीदा फारूकी और अफसा कोमल साहिबा, अतर काज़मी साहब और नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।